हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक बेहतर कंटेंट लेकर आए हैं। ये सारे कंटेंट जो है 2024 में सम्मिलित होने वाले मैट्रिक और इंटर में सम्मिलित होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। इससे परीक्षा देने से पहले अवश्य रीड कर जाएं। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय। दूसरा है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य। तट रेखा से कितनी किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 200 किलोमीटर। कितने तो 200 किलोमीटर। समुद्री क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक राजनीतिक सीमा के तहत राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। 19.2 किलोमीटर। आगे सवाल है, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिमरमैन ने। उत्पत्ति या उपलब्धता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर स्थल का विस्तार है? 29%। 29%। आगे क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जल का विस्तार है? 71%। 71%। पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित की गई? स्टॉकहोम 1972। स्टॉकहोम 1972। आगे सवाल है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। यह सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर विशेष ध्यान देने का प्रयास करेंगे। अ स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? सुमेशर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? 1992 में रियो डी जेनेरो में। आगे सवाल है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां आयोजित की गई? 1997 में न्यूयॉर्क में। 1997 न्यूयॉर्क में। आगे सवाल है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ? 2002 में जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब और कहां हुआ? 2009 में कोपेनहेगन डेनमार्क में पड़ता है। कोपेनहेगन कहाँ पड़ता है? डेनमार्क में पड़ता है। दुनिया की सबसे कीमती संसाधन क्या है? तो प्यारे दोस्तों, खनिज है। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल। दूषित जल के द्वारा किसके अस्तित्व खतरे में है? मछली तथा सभी जलीय जीव। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों, हमारे विभिन्न क्रियाकलाप से जल प्रदूषित होता जा रहा है। हम अपने जितने भी दूषित कल पुर्जे या जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं नदियों में बहा रहे हैं, जिसकी वजह से जलीय जीव खतरे में आ गए हैं। तो आगे सवाल है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है। हम लोग जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कैसे संसाधन को कहा जाता है? तो वैसी संसाधन जिसे हम प्रयोग करने के बाद आसानी से हम उसको उत्पन्न करें या जो हमारे लिए हमेशा रहे, तो वह ऊर्जा जो नवीकरणीय ऊर्जा हो या तो संसाधन कहलाता है। आगे सवाल है, लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय है। लोहा कैसा संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन है। आगे है सवाल, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है? तो अधिक सिंचाई। जब किसी भूमि को अधिक से अधिक सिंचाई किया जाता है तो ऐसी स्थिति में भूमि की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है। इसलिए पंजाब में बताया गया है कि वहां अधिक सिंचाई होने से उसकी उर्वरा शक्ति क्या हो रही है? कमजोर हो रही है। आगे सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? उत्तराखंड में। राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? राजस्थान में किस प्रकार की मृदा का विस्तार है? इसका जवाब होगा मरुस्थली। मृदा मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन एड्रीन एक ऐसा रसायन है जिसका हम लोग सिंचाई विभिन्न तरह के कृषि क्रिया में प्रयोग कर रहे हैं। इसके वजह से मेढक की प्रजनन क्षमता इस एड्रीन नामक रसायन से घट जाता है, अतः उसकी जो जनसंख्या है, उसकी जो वृद्धि है, रुक रही है। काली मृदा जिसे हम लोग मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर है। महाराष्ट्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। हम लोग जानते हैं कि दोस्तों, काली मृदा जो है वो कपास के लिए है। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटी में कौन सी मृदा है? तो जलोढ़ है।
भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर चारागाह है? 3.8% पर है। भारत के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर पर्वतों का विस्तार है? 30% है। कितने प्रतिशत है? 30% है। किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है? उत्तराखंड। दोस्तों आप जानने का प्रयास करेंगे कि वैसा राज्य या वैसा क्षेत्र जहां की भूमि जो है यानी ऊंचा नीचा ऊबड़ खाबड़ जहां पर्वतीय पठारीय हो वैसे स्थान पर सीढ़ीनुमा खेती होती है। तो हमारे देश के उत्तराखंड में कौन सी खेती प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती प्रचलित है। आगे सवाल है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी है। लाल मिट्टी का पीएच मान होता है 6.0 से लेकर के 8.0 तक। आगे सवाल, लेटेराइट। लेटेराइट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के लेटर से हुई है? तो लेटिन भाषा से। कौन भाषा से हुआ? तो लेटिन भाषा से हुआ है। भारत में या भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है? तो 22%। कितने पर? 22%। उपयोगिता के आधार पर भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा। भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि कार्य में संलग्न है? 53.8%। 53.8%। आगे सवाल है, मृदा निर्माण के मुख्यतः कितने घटक हैं? 5 है। मृदा निर्माण के कितने घटक हैं? 5 हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा भारत की मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1953 में। 1953 में। भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत पर कृषि कार्य की जाती है? 48.83%। बिहार में जलोढ़ मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? दियरा मिट्टी। प्यारे दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार के जो वैसे क्षेत्र जहां बाढ़ के कारण वर्षा ऋतु में बहुत से जल का जो है सैलाब होता है, बाढ़ के पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो ऐसे ही क्षेत्र को बिहार में दियारा मिट्टी या दियारा भूमि कहा जाता है। तो यह बिहार में पाया जाता है। इस प्रकार से आगे सवाल है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी की नई परतों को क्या कहते हैं? तो खादर कहते हैं। जानने का प्रयास करिएगा, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, है ना, एक खादर और दूसरा बांगर। तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। तो जानिए दूसरा आगे सवाल, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। आपके सामने दोनों सवाल सामने है। आगे है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह। कुल जल का कितना भाग महासागर में निहित है? 96.6% है। 96.6% है। आगे सवाल है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने। आगे सवाल है, प्राणियों में जल की मात्रा कितनी होती है? 65%। 65% होती है। आगे सवाल, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व की संकीर्णता बढ़ी है? आर्सेनिक। आर्सेनिक यह एक ऐसी यौगिक है जिससे जल को दूषित हो जाना पड़ता है। भारत सरकार ने कब राष्ट्रीय पेयजल मिशन लागू किया? 1986 में। 1986 में। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। संसार की सबसे लंबी नहर का नाम क्या है? तो स्वेज नहर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। पीने लायक मीठे जल की उपलब्धता कितना है? 2.5% है। आगे सवाल, संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? 2003 में। भांखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर और कितनी ऊंचाई पर स्थित है? सतलज नदी पर और इसकी ऊंचाई जो है 226 मीटर है। 226 मीटर है। आगे सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। किस नहर को राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता है? इंदिरा गांधी नहर को। आगे सवाल है, भारत में जल का सर्वाधिक उपयोग किस क्षेत्र में होता है? तो सिंचाई में होता है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत है। राष्ट्रीय पेयजल मिशन का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन। आगे सवाल है, राष्ट्रीय जल संसाधन का विलय राष्ट्रीय जल नीति में कब हुआ? 9 सितंबर 1987 में हुआ था। 2001 तक कितने
प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था 19.27%। यह है आपके NCERT SCERT के PDF में दिया हुआ, बुक में दिया हुआ, इसलिए हम दे दिए दोस्तों क्योंकि यह सवाल पुरानी है ना, तो इससे आप विचलित नहीं होइएगा, है ना। आगे सवाल का है, आगे देखिएगा। आगे है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? 7%। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो मध्य प्रदेश में है। आगे सवाल है, वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। संविधान की धारा 21 का संबंध है तो वन, जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। सवाल आगे है, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। आगे सवाल, कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो यह डॉल्फिन पाया जाता है। यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। आगे ध्यान दें, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसे हम लोग मयूर भी कहते हैं। मैंग्रोव्स या जिसे मैंग्रोव भी कहा जाता है, का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है और उस विस्तार को क्या कहते हैं? तो सुंदरबन कहते हैं। और ये कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर में। टैक्सोल एक रसायन है और यह एक पौधे से प्राप्त होता है जिसका प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध जो है भारत से है और यह हमारे प्राचीन काल में एक बहुत बड़े चिकित्सा के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे जिनके चरकनामा बहुत ही उपयोगी है। आगे सवाल है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं सुंदरलाल बहुगुणा। आगे सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का पहला जीव आरक्षित क्षेत्र कब और कहां बनाया गया? 1986 में बनाया गया था, नीलगिरी क्षेत्र में। कहां बनाया गया था? नीलगिरी क्षेत्र में बनाया गया था। बाघ के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? 1973 में हुई। आगे सवाल है, सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस के सहयोग से स्थापित किए गए? यूनेस्को के सहयोग से। जानने का प्रयास करेंगे जैव मंडल क्या होता है। तो जैव मंडल किसी भी देश की सरकार के द्वारा बनाई गई एक वैसा क्षेत्र होता है जहां वैसे प्राणी जो काफ़ी संकटग्रस्त है तो उन्हें बचाने के लिए वह क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है और वहां उसे संरक्षण दिया जाता है। इस प्रकार से जानने का प्रयास करेंगे कि सभी जैव मंडल आरक्षित किस क्षेत्र सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो यूनेस्को के सहयोग से। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 पाए जाते हैं। मैग्नीज किस खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त का। आगे सवाल है, अभ्रक किस खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज। कैसे खनिज का? अधात्विक खनिज का। किस खनिज को उद्योग की जननी कहा गया है? लोहा। क्यों कहा गया है? तो हम सब जानते हैं कि लोहा के बिना किसी भी कंपनी, किसी भी कल पुर्जे की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसीलिए खनिज उद्योग में लोहा को उद्योग की जननी कहा गया है। भारत का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। आगे सवाल है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग होता है? तो 10 केजी का होता है। कितना का होता है? 10 केजी का होता है। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? बॉक्साइट की होती है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों, हमने आपको इसमें बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया हूं। आप इन्हें अवश्य पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ अपने सुझाव लिखें ताकि आने वाले वीडियो में हम आपसे बेहतर से काम कर सकें।